बेहद खास मेहमान उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले काफी कद्दावर नेता हैं। वो बीजेपी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय वो संभाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी कहे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं ब्रजेश पाठक इस वक्त हमारे साथ यहां मौजूद हैं। स्वागत कीजिए उनका तालियों से। और इस मंच का संचालन करने के लिए मेरी सहयोगी रुमाना इसार खान। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज के मंच शिखर सम्मेलन में। ब्रजेश पाठक जी के बारे में आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद साथियों में पाठक जी का शुमार होता है और सीएम साहब के बाद सबसे ज्यादा एक्शन में अगर कोई मंत्री नजर आते हैं तो वो भी ब्रजेश पाठक जी ही हैं। तो जरा जोरदार तालियों के साथ एक बार ब्रजेश पाठक जी का स्वागत कर दीजिए। सर, सबसे पहले तो अभी हाल में हमने देखा कैसे उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट से गुलजार था, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, और निवेशकों के सामने इसका रोड मैप रखने के लिए आप भी विदेशी दौरे पर गए, आपने भी खासी इसमें मशक्कत की। तो ये इतनी जो निवेश की बहार यूपी में आई है, इसके लिए यूपी के यूएसपी आपने विदेश में जाकर क्या रखे? देखिए, उत्तर प्रदेश का नैरेटिव चेंज हो चुका है। पहले उत्तर प्रदेश के लोग अपराध की दुनिया के बारे में जानते थे, अपहरण उद्योग के बारे में जानते थे, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने के लिए जानते थे, बहू बेटी की इज्जत आबरू सरेआम लूट जाए ऐसे स्टेट के रूप में जानते थे, व्यवसायी दिन भर की बिक्री को घर न ले जा पाए शाम को लूट जाए ऐसे स्टेट के रूप में जानते थे। 1000 से अधिक दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, दंगे की स्टेट के रूप में जानते थे। लाइन ऑर्डर बुरी तरह से ध्वस्त था। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करें, लाइन ऑर्डर को मजबूत करें और देश और दुनिया के लोगों का भरोसा जीतें। सबसे पहले जब 2017 से 22 की सरकार थी तो हमने इन्वेस्टर समिट्स किए, फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें मार्गदर्शन मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से लोगों में भरोसा जगा और उम्मीद भी जगी और हम लगातार कामयाब होते चले गए। धरातल पर बड़े बड़े एमओयूज उतरे। मैं बताना चाहता हूं, कोरोना महामारी के काल में सैमसंग की फैक्ट्री जो चाइना में थी, दुनिया को सबसे अधिक स्क्रीन सप्लाई करती है, वो नोएडा में स्थापित हुई, ग्रेटर नोएडा में स्थापित हुई। इसके बाद जब 35-37 वर्षों के बाद दोबारा कोई सरकार किसी पार्टी की रिपीट हुई उत्तर प्रदेश में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से भरोसा जीता अपनी प्रदेश की जनता का, देश की जनता का, लोगों ने महसूस किया कि अब प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर लाना है। मैं कह सकता हूं कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में हम लोग गए जी। लोगों का मानना था कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा बाजार है, 25 करोड़ लगभग लोग यहां रहते हैं और उन लोगों के बीच में यदि कोई प्रोडक्ट हमारा सफल हो जाएगा तो हमें कई राष्ट्रों में जाना नहीं पड़ेगा। जैसे पूरे यूरोप में आप जाकर के किस चीज को अगर मार्केटिंग करते हैं, केवल भारत में उस चीज को उत्पादित करके मार्केटिंग करेंगे तो आपको वही सफलता मिलने वाली है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश का बाजार वो निवेशकों को इस वजह से लुभाया क्योंकि कानून व्यवस्था, हाँ, बेसिक तो कानून व्यवस्था जब मजबूत हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। आपको पता है कि आज भारतवर्ष में सर्वाधिक एक्सप्रेस पेज वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक एयरपोर्ट्स वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, मेडिकल की व्यवस्थाएं वर्ल्ड क्लास हमने उत्तर प्रदेश के लोगों को दी हैं। इसके अलावा पुलिस का भरोसा, जो पुलिस का इस्तकबाल था, लोगों को लगता है कि हम रात में भी बाजार जा सकते हैं, घूम सकते हैं, चाय पी सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं। तो सर, जब आप महिलाएं रात में निकल करके काम जब आप विदेश गए तो बुलडोजर की धूम विदेशों में भी थी। दरअसल दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में जब हम लोग गए, हम 16 से अधिक राष्ट्रों में गए, हमारे विभिन्न प्रतिनिधिमंडल गए, तो वहां पर जाने पर महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की बड़ी जिज्ञासा है। उत्तर प्रदेश राज्य का चाहे कंप्यूटर इंजीनियर हो, चाहे हमारे चिकित्सक हों या एमबीए पास हमारे लड़के हों, पूरे दुनिया में हमें मिले और उनका मानना था कि उत्तर प्रदेश बेहतर कर रहा है और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए हम सबको मिलजुल करके करना चाहिए। सर, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बुलडोजर को लेकर जिस तरीके से बाबा बुलडोजर की धूम, ये तमाम बातें कही जाती रही, लेकिन अभी हाल ही में जो कानपुर वाली घटना हुई है, उस कानपुर वाली घटना में क्या बुलडोजर, देखिए, बहुत ही दुखद है। कल मैंने इस मामले को बहुत कड़ाई से मैंने रुख अपनाया है। मैंने अधिकारियों को कहा है कि निष्पक्ष भाव से विवेचना होगी और जो भी दोषी होगा, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे पुलिस के ऑफिसर्स हो या आम जनमानस के, जिन लोगों ने इस जघन्य, मतलब मैं कह सकता हूं कि सर्वाधिक पीड़ा मुझे हुई इस घटना में, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है
और जो भी मदद होगी हर संभव मदद हम उनकी करेंगे और इस दुख को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इस दुख की पीड़ा में पूरी सरकार तो पीड़ित पाठक जी परिवार अब के मेरा साथ- सवाल सुनिए जरा। आप कह रहे हैं कि सरकार गंभीर है, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी, दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि कानपुर की हाल की घटना, इससे पहले कानपुर देहात की एक घटना थी, एक गौसेवक वाली, आपको ध्यान होगा, यहां पर भी पीड़ित ब्राह्मण, इससे पहले भी पीड़ित ब्राह्मण। दरअसल ये जो घटनाएं हैं, सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए, ये जो घटनाएं हैं ये महज अपराध की घटनाएं, लापरवाही की घटनाएं, इत्तेफाक या फिर इसमें आप कोई कॉन्स्पिरेसी देखते हैं? हम इसको इत्तेफाक मानते हैं और मैं पूरे प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हर स्थिति में उनके साथ सरकार खड़ी है। हम किसी भी पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ते हैं, हम उसके साथ राउंड द क्लॉक खड़े हैं और जो भी दोषी होगा, चाहे पुलिस ऑफिसर चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं या अन्य कोई लोग हैं, हम न्याय दिलाएंगे और गंभीरता के साथ खड़े हैं, प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। नहीं, मैंने ये सवाल दरअसल इसलिए पूछा क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा लगातार उठाती रही है। अभी भी समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को अलर्ट कर दिया है कि कहीं भी ब्राह्मणों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई बात करते हैं, यही वही समाजवादी पार्टी है जो जाति की राजनीति करती है। कुछ लोगों का सत्ता के कुर्सी की भूख के कुछ लोगों का एक समूह है जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं और जब पावर में होते हैं तो सर्वाधिक अत्याचार इन्हीं लोगों पर करते हैं। सुल्तानपुर में अखबार में छपा था, आज समाजवादी पार्टी के शासनकाल की अखबार की कटिंग अगर किसी के पास हो तो निकाल लीजिए। उसमें सत्ता के मुखिया ने कहा था कि ब्राह्मणों का काम नहीं करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है और हम सबका हित चाहते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी सरकार घिरती है ब्राह्मणों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में, चाहे पहला कार्यकाल हो योगी सरकार का बिकरू कांड और अब दूसरा कार्यकाल में भी? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, विपक्ष का काम यह है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, लाइन ऑर्डर मजबूत किया है, लोगों का भरोसा प्रदेश पर बढ़ा है, तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल का नीति और एजेंडा आप निकाल लीजिए। उनका एजेंडा क्या था कि हर जिले में एक मिनी सीएम बैठा था और दलाली के खुलेआम काउंटर खुले थे। नोएडा से लेकर इटावा तक, इटावा से लेकर के देवरिया तक, देवरिया से लेकर ललितपुर तक खुलेआम काउंटर खुले थे। प्रदेश की जनता के कमाई हुई गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा था, खनन पर डकैती पड़ रही थी, भले मानुस आदमी जीना मुश्किल था, प्लाट मकान दुकान पर कब्जा करने का अभियान चला रखा था। समाजवादी पार्टी के लोग नारा देते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, बहू बेटी घर से नहीं निकल पा रही थी। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन बेटियों की तरफ तिरछी नजर से भी देख पाए। बिल्कुल सर, दो बार जनता ने समाजवादी पार्टी को नकारा है, लेकिन क्योंकि आप अपनी पार्टी और सरकार में भी एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बार बार सामने किए जाते हैं, ऐसे में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, एक बयान उनका सामने आता है कि साहब उन्होंने कहा है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, जाति है, ये ब्राह्मणों ने बनाई, बाद में मेरा मानना है, सर सवाल सुन लीजिए प्लीज, सवाल सुनिए। बाद में करेक्शन आता है कि साहब नहीं, वो पंडितों को लेकर कह रहे थे ये बात। तो क्या मैं आपको स्पष्ट कर दूं? सर सवाल तो सुन लीजिए। मैं आपका मंतव्य समझ गया हूं और मैं जब जवाब सवाल ये है सर कि मैं जब जो आप जवाब दूंगा आपका बयानों के बाद जब आप अपने समाज में जाते हैं तो क्या समाज में इस तरीके के बयानों को लेकर कोई भ्रम आपको महसूस होता है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ सबको साथ लेकर के चलती है। सरकार के निर्णयों में पारदर्शिता है, हम सबका सम्मान करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ काल से सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी आधार पर काम करती है। और हमारी जो नीतियां हैं गरीब कल्याण की, आप उनकी सूची उठाकर देखिए, हमने सबको साथ लेकर के हम चलते हैं। तो मतलब भागवत जी के बयान से आप खुद को अलग कर रहे हैं? मेरा कुल मिलाकर कहना है कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चल रही है और इसी आधार पर हम काम करते हैं। हमारी पार्टी के निर्णयों में, हमारी सरकार के निर्णयों में कहीं भी इस प्रकार का कोई स्थान नहीं होता है। भागवत जी का बयान, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप बार बार किसी सवाल को पूछ रही हैं, मेरा जवाब बार बार यही है कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर चलती है और हम सर्वग्राही हैं, सर्वस्पर्शी हैं। लेकिन सर, जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो क्या उससे एक वर्ग, एक समाज वो खुद को टारगेट महसूस करता है या नहीं करता है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। अच्छा। और बार बार जातिवाद, धर्म की बातों को लाकर के गुमराह करने का प्रयास देश की जनता को, प्रदेश की जनता को न किया जाए। हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश अब विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम हर स्थिति में आर्थिक मोर्चे पर
आने वाले दिनों में देश में नंबर 1 पर होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों में काम करने का जुनून है, वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर होगा। आप कह रहे नैरेटिव बदल गया है, लेकिन राजनीति के अंदर विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है नैरेटिव बनाने में। हम उस विपक्ष की बात करते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में 14 में परास्त किया, 17 में परास्त किया, फिर 19 में परास्त किया, फिर 22 में परास्त किया। ये लोकतंत्र में लोगों की जन भावनाओं का ध्यान में रख करके ही हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको लगता है कि लगातार 4 चुनाव में, 5 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रही, विपक्ष सिकुड़ता जा रहा है। विपक्ष ने क्या किया? पहले सपा कांग्रेस मिलकर के लड़ी, फिर सपा बसपा मिलकर के लड़ी। अब स्थिति यह है कि छोटे छोटे दल सब इकट्ठा हो रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग आदरणीय मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और लॉ एंड ऑर्डर के साथ हैं। सवाल मेरा यह है कि एक नैरेटिव जो अब विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसमें आपके पुराने साथी स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, कभी साथ थे आप लोग, उनकी तरफ से रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये विपक्ष की तरफ से सर मंडल 2.0, क्या ये मंडल 2.0 को धार देने की कोशिश है? देखिए, मैं इसको दुखद मानता हूं। उत्तर प्रदेश के विकास में यदि विपक्ष के लोग अपना योगदान नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया चुपचाप बैठ सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जब उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, तो उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायियों, यदि आप लोग इस मूवमेंट को आगे न बढ़ा पाना तो कृपया यहीं छोड़ देना। हम उसी आधार पर कहना चाहते हैं विपक्ष से, यदि वो उत्तर प्रदेश के विकास को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जुड़ते देखना नहीं चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नंबर 1 का वर्ल्ड क्लास नहीं देखना चाहते हैं, तो कृपया अपने घर में बैठ करके शांति से देखें कि उत्तर प्रदेश का हर नौजवान किस ढंग से देश और दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश नैरेटिव बदल करके दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है जहां सब कुछ है। हम सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाले स्टेट हैं। बड़ी बड़ी आप आप मुंबई चले जाइए, तो आपकी मुंबई नजर का में हर फिल्म स्टार चाहता है कि उत्तर प्रदेश में आकर के फिल्मों को शूटिंग करे। तो आज उत्तर प्रदेश में हम उनको सस्ते दर पर शूटिंग की साइट्स उपलब्ध करा रहे हैं, उनको सिक्योरिटी उपलब्ध करा रहे हैं, हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं। आप देखिए कि प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 30 से 35 फिल्मों की शूटिंग होती है। उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डाकुओं को, अपहरणकर्ताओं को, अपराधियों को, रेपिस्ट लोगों को संरक्षण देने वाली सरकार थी। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी की हिमाकत नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले सके। तो आपकी नजर में सर वो जो राजनीति से रिटायरमेंट वाले नेताओं की लिस्ट होनी चाहिए, उसमें सबसे ऊपर किसका नाम होना चाहिए? अखिलेश यादव? राजनीति से रिटायरमेंट वाले नेताओं की जो लिस्ट हो, उसमें किसका नाम आप सबसे ऊपर रखेंगे? अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? सवाल आपका गलत दिशा में है। मेरा जवाब यह है कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के जो आगे बढ़ते हुए मूवमेंट चल रहे हैं, उनको यदि वो मदद नहीं कर सकते हैं तो कृपया दूर से देखें और उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा न बने। राजनीति दूर से देखने का मतलब यह है कि राजनीति से संन्यास ले लें, इसीलिए मैं तो सवाल पूछ रही हूं आपसे। भावार्थ आप निकालिए। हमारा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के जो जनादेश आए हैं और उत्तर प्रदेश के जो नैरेटिव चेंज हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जो विकास की गाथा इन मात्र 6 वर्षों में आई है, तो मैं प्रदेश के लोगों की तरफ से विपक्ष से अपील करता हूं, कृपया उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से, उत्तर प्रदेश की विकास की जो ट्रेन चल रही है उसको आगे बढ़ने से न रोके, और यदि मदद नहीं कर सकते हैं तो कृपया दूर से देखें। ठीक है सर। मैं दरअसल आपसे ब्राह्मण, अगड़ा, पिछड़ा, इन तमाम अलग अलग वर्गों को लेकर सवाल इसलिए कर रही हूं, और अब मैं मुसलमानों पर आ रही हूं, क्योंकि जाति कोई हो, वर्ग कोई हो, ब्रजेश पाठक एक ऐसा चेहरा माने जाते हैं जो सर्वमान्य नेता हैं। सभी जातियों में, वर्गों में उनका सम्मान उतना ही है। मतलब ऐसा बिरले ही देखने के लिए मिलता है कि कोई बीजेपी का इतना बड़ा कद्दावर नेता होगा और आजान की आवाज सुनाई पड़ेगी तो वो सम्मान में आजान के अपना भाषण बीच में रोक देगा। ऐसा कम ही देखने के लिए मिलता है कि कोई बीजेपी का नेता जिस शिद्दत के साथ मंच से भारत माता की जय की बात करे, उसी सांस में वो मादरे वतन जिंदाबाद की बात भी कर दे, और वो भी इस उत्तर प्रदेश में जहां पर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय तो योगी आदित्यनाथ हैं। तो क्या आप एक अलग परसेप्शन बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम लोग लंबे अरसे से काम कर रहे हैं जी। पहली बार सार्वजनिक जीवन में मैं 1987 में आया था। मैं छात्र संघ का रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव मैंने लड़ा था। तब से लेकर आज तक हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आप किसी भी बड़े मुस्लिम धर्मगुरु से बात करेंगे, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सुख दुख में हम लोग शामिल होते हैं, और सभी का आदर सम्मान करना ये हमारी तहजीब है।
लखनऊ की तहजीब है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और सभी का आदर सम्मान करते हैं। लेकिन ये तहजीब जो है वो कम दिखती है बीजेपी नेताओं में। सवाल मैंने इसीलिए आपसे किया, इसके पीछे की वजह क्या है? लखनऊ का कल्चर ऐसा है कि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं और लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूं और वो लोग हमें उसी प्रकार का सम्मान देते हैं जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य आया हो। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु से बात करेंगे, सभी मानेंगे, सभी हमारे साथ सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। तो मतलब ये आपकी पार्टी की संस्कृति नहीं है, ये लखनऊ का मिजाज है, आप ये बता रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी की संस्कृति की बात करेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण योजनाएं हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले की सूची उठा लीजिए, सर्वाधिक यदि आवास, प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिले हैं तो मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं। यदि शौचालय मिले हैं तो मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं। यदि उनको किसान सम्मान निधि जा रही तो उनको जा रही है। आयुष्मान कार्ड की जो 5 लाख तक का निःशुल्क मुस्लिम भाई बहनों को जा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि आदरणीय मोदी जी ने जो नैरेटिव देश के विकास के लिए तय किया है कि गरीबों के, आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए, अब आम आदमी, गरीब आदमी समझ रहा है कि उसके जीवन में बदलाव आया, उसके जीवन स्तर ऊपर बढ़ा है। आज लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, लोगों को महसूस हो रहा है कि ऐसी सरकार है जो उनके सुख दुख में शामिल होती है। तो केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से जिस ढंग से देश के पैमाने पर लोगों को महसूस कराया है कि ये उनकी सरकार है और उनके सुख दुख में शामिल होगी, उनके जीवन स्तर में कौन सोच सकता था कि हर घर में शुद्ध पेयजल वही टोटी से आएगा। हम लोग जब जाते थे अपनी बुआ के, हमारी बुआ शहर में रहती थी, हम लोग गांव में रहते थे, तो टोटी से जल पानी जब आता था तो मुझे लगता था अद्भुत नजारा है। आज हर गरीब के घर से आवाज आ रही कि टोटी से जल निकल रहा, शुद्ध पेयजल, डीप बोरिंग। ये केवल कोई दे पाया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने का काम यदि कोई कर पाया है आजादी के बाद तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर पाए हैं, दूसरा कोई नहीं कर पाया। सर, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिल्कुल आपने जिस बात का जिक्र किया कि उनमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन तब भी एक बड़ा मुस्लिम वर्ग ऐसा है जो ये महसूस करता है कि साहब बीजेपी ने इस देश में हमें पंचिंग बैग बना दिया। बीजेपी ने 80% की राजनीति के चक्कर हम 20% को अलग कर दिया। मैं बताता हूं जी। कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी से दिक्कत इस वजह से है कि उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हुई हैं। वो अपने वोट्स को बेचा करते थे। 3 तलाक ला करके मुस्लिम बहनों को जिस ढंग से इंसाफ मोदी जी ने दिया है, दुनिया के पैमाने पर उसकी तारीफ हो रही है। ये कोई करिश्मा कर सकता है तो आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं। उनकी वजह से आज मुस्लिम समाज में, अभी आप देखा मुंबई में जाकर जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम समाज के, बोहरा समाज के भाइयों के साथ जाकर के कार्यक्रम किए हैं, अद्भुत नजारा था। योगी जी करेंगे कभी ऐसा? अब ये आप उनसे पूछ सकते हैं, करना चाहिए योगी जी को? ये आप उनसे पूछिए। आपका मेरा मानना है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय संविधान के तहत जो आम जनता को प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य हैं, आदरणीय मोदी जी गरीब आदमी के, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो पाठक जी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन को ही फॉलो कर रहे हैं, आइडियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की पहल मोदी जी इस देश के 140 करोड़। नहीं सर, सवाल तो सुन लीजिए। इसीलिए पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने की पहल उत्तर प्रदेश सरकार या योगी सरकार की उस रूप में नजर नहीं आती है, लेकिन जिस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को रखते हैं तो ब्रजेश पाठक उसी को आगे बढ़ाने में निकले हुए हैं। आपको पता है क्या है खाका, आपने क्या तैयार किया? आपको पता है कि मुस्लिम समाज में पसमानदा समाज के भाइयों बहनों का जब कार्यक्रम हुआ उत्तर प्रदेश में तो मैं गया था उसमें जी। रामपुर में हुआ तो मैं गया था जी। इसके अलावा अन्य शहरों में हुआ तो मैं गया था। हम अपने पसमानदा समाज के भाइयों से कहना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में आप सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और हम जिम्मेदारी के साथ आपको हक और हुकूक दिलाने का काम करेंगे। सर, चलते चलते आपके मंत्रालय से लेकर सवाल है, आप खूब एक्शन में वहां नजर आते हैं, औचक निरीक्षण करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अभी भी सर आईसीयू में नजर आती हैं। एक मैं आंकड़ा देख रही थी रिसर्च का कि भाई चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, स्टाफ हो मेडिकल, 40% तो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, 10% ज्वाइनिंग के बाद छोड़ देते हैं। ऐसी हालत क्यों है? ये आंकड़ा पुराना है। अच्छा, नवंबर का है पिछले साल का? जी, ये आंकड़ा पुराना है। जब हमने इस प्रदेश की स्वास्थ्य महकमे की कमान संभाली है जी, मैं कह सकता हूं दावे के साथ, किसी भी जिले में आप चले जाइए, हमारे पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेज में सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। यदि कहीं कोई शिकायत आती है तो मैं स्वयं कार्रवाई करता हूं। प्रतिदिन 3 से 4, 2-3 हॉस्पिटल हम जाते हैं और चुपचाप अकेले जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं वर्ल्ड क्लास हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले
शासन को पता नहीं चल पाता था कि हमारे हॉस्पिटल्स में मरीज कितने आए। जब मैंने चार्ज संभाला तो हमने सभी हॉस्पिटल्स को कहा कि हमें रोज का रोज आप आंकड़ा भेजो कि आपके पास कितने अस्पताल में मरीज आए, कितने इंडोर पेशेंट्स हैं, कितने आपने ऑपरेशन किए। तो मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं, लगभग 1,70,000 मरीज हमारे पास हॉस्पिटल्स में आते हैं। उसमें 12,000 मरीज हमारे एक्सीडेंटल होते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट में आग लगने के कारण चोट पहुंची, पानी में डूबने से चोट पहुंची, छत से गिर गए या अन्य दुर्घटना हो। 8,000 मरीज हमारे पास प्रतिदिन गंभीर रोगों से ग्रसित आते हैं, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी या अन्य असाध्य रोग। जी, हम आपको एक आंकड़ा और बता दें, जी। हम प्रतिदिन 5,000 ऑपरेशन निःशुल्क करते हैं और 100% हमने कह रखा है कि लोगों को दवाइयां उपलब्ध आप कराइए और हमारे पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक परंपरा थी, लेकिन लोग फिर बाजार भी की बेहतरी दवाई की तो काफी गुंजाइश है ना अभी हर भी। स्थिति में। देखिए, जी। सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल। बेहतर आप करते हो, जी। बेहतर से बेहतर करने की गुंजाइश बनी रहती है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च कोटि की प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया यदि कहीं डिप्टी कोई सीएम दिक्कत साहब, आती है, तो एबीपी हमने न्यूज कार्रवाई के की। शिखर सम्मेलन के लिए समय बहुत-बहुत निकालने धन्यवाद। के लिए और बड़ी पॉजिटिव नोट के साथ मुझे लगता है इस सेशन का हम समापन करेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब ने जो बात कही है कि साहब सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, बेहतर को और बेहतर करना, यही लक्ष्य लेकर जो योगी सरकार फिलहाल आगे चल रही है।